नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी थैले में एक सफेद गेंद और 3 लाल गेंद है। इस थैले में कितनी सफेद गेंदें और डाल दी जाएं ताकि सफेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। अब देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सफेद गेंद है, एक वाइट गेंद है, ठीक, और एक क्या है, 3 रेड गेंद, 3 जो है लाल गेंदें हैं, ठीक। तो इसका मतलब थैले में टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी 1 + 3 = 4 गेंदें, ठीक। टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 गेंदें। और सफेद कितनी है? 1 है, 3 रेड है। अब उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस थैले में कितनी सफेद गेंदें और डाल दी जाए? हमने कहा इस थैले में x जो है, पहले 1 था, x सफेद गेंदें और डाल दी जाएं तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 + x, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा? 4 + x गेंदें हो जाएंगी, डाल दी जाएं ताकि सफेद गेंदों की संख्या, यानी कि जो सफेद गेंदों की संख्या है उस थैले की कुल गेंदें अब ये हो जाएंगी का मतलब 1/2। का मतलब क्या हो जाएगा? इसका 1/2 हो जाए। क्वेश्चन यही कह रहा है। जो क्वेश्चन में कहा वही हमने स्टेप बाय स्टेप किया और हमने इक्वेशन इस टाइप से इसको बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं। एक सफेद गेंद और 3 लाल गेंद है, एक सफेद है और 3 लाल गेंदें हैं। टोटल थैले में 4 गेंदें हैं। फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, इस थैले में कितनी सफेद गेंदें और डाल दी जाएं। यानी कि पहले एक गेंद थी सफेद, ये देखो ये अलग है, पहले एक गेंद थी, हमने कहा x और डाल दिया तो 1 + x सफेद गेंदें हो जाएंगी। तो टोटल जो होगा थैले में कितनी हो जाएंगी? 4 + x हो जाएंगी। तो यही सफेद गेंदों की संख्या उस थैले में टोटल गेंदों की संख्या का 1/2 है। मतलब ये 1 + x = 1/2 4 + x के क्या है? बराबर है। यही क्वेश्चन पे कह रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? कितनी सफेद गेंदें उसमें और डालनी है, इसको निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + 2x = 4 + x, ठीक। तो इसका मतलब x इधर ले आ रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे। x = 2। तो इसका मतलब कि वहां पे थैले में 2 सफेद गेंदें और डाली जाएंगी। कितनी? 2 सफेद गेंदें जो है और डाली दी जाएंगी। इसका आगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर होगा 2। समान माप की 12 सफेद शीटों में से नवीन उनके 3/4 भाग में लाल रंग का पेंट कर देता है, ठीक। उसके मतलब कि 12 गेंदें हैं, उसके 3/4 भाग में लाल रंग का जो है पेंट कर देता है। अब कितनी सफेद शीट शेष रह गई? मतलब कि 12 सीटें थी, उसके 12 सीटों का 3/4 भाग का उसने क्या किया? लाल रंग से पेंट कर दिया गया। तो 3/4 से बचेंगी उसकी पूछ रहा है, सब कितनी सीट जो वहां पे बची। तो देखो 3/4 का मतलब मान लो कि सीट टोटल कितना था? 1 था, ठीक। 3/4 भाग उसने लाल कर दिया तो बचेगा कितना? 1 - 3/4, ठीक। बचेगा कितना? 1/3 - 4। और कितने सीटें हैं? 12 इंटू क्या है? 12 सीटों का 1 - 3/4 भाग जो है वो क्या होगा? बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक। यानी कि 12 इंटू, इसको एलसीएम लेंगे, 4 × 1 = 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1/4, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 3। आंसर क्या होगा इसका? 3, ठीक है। सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है पेपर में पूछे जाने। अगला क्वेश्चन देखिए। संख्याओं 45, 85 और 105 का लघुत्तम सार्वगुणक, यानी कि एलसीएम हमसे पूछ रहा है। एलसीएम किसका पूछ रहा है? 45 का। तो देखो 45 को क्या लिखेंगे हम लोग? 9 × 5, ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 × 5, ये 45 हो गया। अब देखो 85 को क्या लिख लेंगे हम लोग? 85 को लिख लेंगे 17 × 5, 17 × 5 85 होता है। इसको क्या लिखेंगे? 105 को क्या लिखेंगे हम लोग? इसको 105 को लिखेंगे 35 × 3 मीन्स 7 × 5 × 3। आया समझ में? एक हमें ये मिला, एक हमें ये मिला
और एक हमें ये मिला। एलसीएम क्या देखते हैं, सबसे पहले तीनों में देखो क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको लेंगे और उसकी पावर हाई लेंगे, मतलब कितनी ज्यादा बार आया है। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कितनी बार आया है यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे है, यहाँ पे 1 बार है, तो इसका मतलब 3 जो 2 बार है उसको लेंगे। ठीक, ये हमने क्या किया, ले लिया। ठीक, ये हो गया कैंसिल। अब देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो हमने क्या किया, 5 भी ले लिया। चलो भाई, उसके बाद क्या बचा, जो बचा उसको भी लेना है। यहां से देखो 7 बच रहा है और यहां से क्या बच रहा है, 17 बच रहा है, इंटू 7 इंटू क्या बच रहा है, 17। यही होगा क्या चीज, एलसीएम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 का 9 5 45 गुणे 7 इंटू 17। ठीक, 7 5 35, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 गुणे 17, 17 5 85, 8 17 एकम 17, 8 25, 5 2, 17 तिहाई 51, 51 और 2 कितना आया, 53, 5355। कितना आया, 5355। ये हमारा आंसर रहा। ठीक, कितना आया, 5355। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 5355। पासे ए के 3 फलकों पर, पासे ए के 3 फलकों पर संख्याएं 1 3 5 अंकित है। ठीक, कोई पासा ए है, कोई पासा ए है, उसकी फलक पर, ठीक, 3 फलक पर 1 3 और 5 है। ठीक, अंकित है, तथा अन्य 3 सभी फलकों पर 0 अंकित है, और इसके 3 अन्य फलकों पर क्या है, 0 अंकित है। ठीक, दूसरे पासा बी की बात कर रहा है अभी ये। अब बी पे चलते हैं। बी पे कह रहा है, बी में विषम संख्याओं 1 3 और 5 को उनके 2 गुने से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि जो पासे ए में 1 3 5 आया था, वही जो है बी में इसका 2 गुना होगा, यानी कि इसका 2, इसका 6 और इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, कर दिया जाता है। तथा शेष 3 फलकों पर 2 4 6 लिख दिया जाता है, 2 4 6 लिख दिया जाता है। ये आया। ठीक, दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक, मतलब क्या है, 2 पासे हैं, एक पासे में 6 फलक होते हैं, मतलब 6 फेस होते हैं, और 6 में क्या है, दोनों फलकों में नंबर अलग अलग दिया हुआ है। अब दोनों को जब फेंकेगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को फेंकने पे दोनों पासों पे जो नंबर आ रहा है, एक बार में मान लो एक में 2 आया, एक में 3 आया, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है कि दोनों का कौन सा गुणनफल जो है 3 बार आएगा। है समझ में। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग यहां से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो, पहला देखो क्या आ रहा है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले फासे में 1 आएगा, दूसरे फासे में 2 आएगा, 1 2। ठीक, उसके बाद 1 2, उसके बाद एक इसमें आ सकता है, 2 इसमें आ सकता है, 1 इसमें आ सकता है, 6 इसमें आ सकता है, 1 6। ठीक, इसी प्रकार से 1 क्या आएगा, 10, 1 क्या आ जाएगा, 10, 1 10 आएगा। ठीक, ये आ गया। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए क्या है, 3 3 2, 3 2। ठीक, उसके बाद 3 6, उसके बाद क्या आएगा, 3 10, उसके बाद क्या आएगा, 3 10। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। 5 2, उसके बाद 5 6, यानी कि 5 6, उसके बाद 5 10। ठीक, ये आ गया। अब देखो, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 2 आया, दोनों को फेंका गया। पहले पासे के फेस में 1 आया, दूसरे पासे के फेस में 2 आया। पहले पासे के फेस में 5 आया, पहले पासे के फेस में 1 आया, दूसरे पासे के फेस में 10 आया। फिर पहले पासे के फेस में 3 आया, दूसरे पासे के फेस में 2 आया। पहले पासे के फेस में 3 आया, दूसरे पासे के फेस में 6 आया।
पहले पासे के फेस में 5 आया, दूसरे पासे के फेस में 10 आया। ठीक, अब इधर 0 वाला इससे कोई मतलब, क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। उसके बाद अब देखो दूसरे फासे में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या तो इसमें 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, मतलब दूसरे फासे में 2 आ सकता है और इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। 10 5 5 5 10 3 10 यहाँ पे आ रहा है। हाँ ठीक, चलो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, या तो इसमें 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, या इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, 2,3। ठीक, या इसमें 2 आएगा, इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, 2,5। ठीक, उसके बाद इधर देखो इसमें क्या आएगा, 6,1, 6,1। उसके बाद क्या आएगा, 6,3, 6,3। उसके बाद क्या आएगा, 6,5, 6,5। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 10,1, 10,1। उसके बाद क्या आएगा, 10,3, 10,3। उसके बाद क्या आएगा, 10,5। लास्ट आएगा हमारा 10,5। चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 30 मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 10। उसके बाद यहाँ पे कितना 30 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, ध्यान रखना। उसके बाद 6 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, 2 बार। 6 कितनी बार आया, 2 बार, ये भी गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 है, यहाँ पे आया 10। देखो 1 बार 10 आ चुका, 2 बार 10 आ चुका, और ये कितनी बार आया, 3 बार। 3 बार जो है क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, तो ज्यादा कितनी बार आ रहा है क्या चीज, 3 बार। ठीक, 10 जो है कितनी, सबसे ज्यादा बार देखो 10 ही आएगा। सबसे ज्यादा बार क्या आएगा, यहाँ भी देखो 10 आ रहा है। ठीक, और देखो कहाँ पे, यहाँ भी 10 आ रहा है। सबसे ज्यादा बार क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ रहा है गुणनखंड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तब उसका उत्तर होगा। भाई सम संख्याओं को होती है 2 4 6, ये सम संख्या होती है। अब मयंक से कहा गया था सम संख्याओं को जोड़ने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, विषम संख्याओं को जोड़ दिया। मीन्स 1 + 1 जोड़ दिया, या 3 + 3 जोड़ दिया होगा, या 5 + 5 जोड़ दिया होगा। अब देखो जब भी हम लोग 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं या 2 ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं, हमेशा इसका जो आंसर होता है वो सम संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। अलग अलग परंतु पुनः एक सम संख्या होगा, ये गलत है। जैसा प्राप्त होना था वही, जैसा प्राप्त होना था वही, ये कुछ सही लग रहा है। ठीक, अलग था एक विषम संख्या, अलग तथा एक विषम संख्या, ये नहीं होगा। अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त होने वाली संख्या, अलग सम संख्या जो पहले वाली प्राप्त होने वाली संख्या से बड़ी, ये भी क्या गलत है। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा ये, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये भी क्या गलत है। जैसा प्राप्त होना था वही, मतलब जैसा प्राप्त होना था वही, ये जो है ये भी क्या गलत। यहाँ पे क्या है, अलग परंतु पुनः एक सम संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, पुनः एक सम संख्या जो है क्या होगी, यहाँ पे प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री कब होता है। भैया देखो जब 6 बजते हैं, ठीक, यहाँ पे 12 पे बड़ी वाली होती है और यहाँ पे छोटी वाली क्या होती है, 6 पे होती है, तब यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और या फिर जब 7 बजता है, 7:05 पे, ठीक, 7:05 पे भी दोनों जो है एक दूसरे पे 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो देख लो भैया 6 बजे दिया हुआ है, ये 6 बज गया। ठीक, तभी जो है 180 डिग्री का कोण जो है बनाती है। इसका आंसर क्या होगा, ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई, माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामिति बॉक्स। ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण हैं। किसके आकार हैं, घन नहीं होता, घन का आकार ऐसा होता है। ठीक, तो ये घन तो होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। घनाभ,
घनाभ होगा। क्या होगा? ये सब किसके आकृति हैं? घनाभ के। बेलन ऐसे होता है, ये जो हमारा होता है बेलन होता है, ठीक है। शंकु कैसे होता है? ये शंकु होता है, ठीक, घनाभ होगा। अगला क्वेश्चन आइए। जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा, ठीक। जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा, उसे इस आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई की 6 गुना प्राप्त हुई तथा चौड़ाई उसी दिया सलाई की 3 गुना प्राप्त हुई। यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई कितनी है? 40 मिलीमीटर। दिया सलाई की लंबाई कितनी है? 40 मिलीमीटर। देखो दिया सलाई की लंबाई दिया है 40 मीटर, ठीक। दिया सलाई को मान लिया इसकी लंबाई हमने L बराबर 40 मिलीमीटर, ठीक, या 4 सेंटीमीटर। तो उस आयत का क्षेत्रफल, अब देखो आयत की लंबाई हमने मान लिया स्मॉल l, किसके बराबर है? दिया सलाई की लंबाई के 6 गुना, यानी कि 6 गुणे 40 बराबर 240 मिलीमीटर, ठीक है। ये आयत की लंबाई हो गई। चौड़ाई किस क्या हो जाएगी? चौड़ाई 3 गुनी है इसकी लंबाई की, यानी कि 3 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिलीमीटर। इसकी चौड़ाई हो गई। हमसे क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल, ठीक। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पे क्या है? मिलीमीटर है। जब इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से क्या कर देते हैं? 240 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और 120 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे तब ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ये 12 आएगा और ये कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक। अब इसका एरिया निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 24 गुणे 12 इज इक्वल टू 12 चौक 48, 12 दूने 24, 24 4 28, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जयंत ने 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम जामुन खरीदे। उसके लिए उसके मित्र किराना ने इस धनराशि के 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया। अब देखो भैया, वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलो जामुन खरीद रहा है। तो 1 केजी कितने का खरीद रहा है? 1 केजी कितने का है? 100 रुपए का। 1 केजी कितने का है? 100 रुपए का। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन 1। तो 2 किलो कितने का खरीद रहा है? तो 2 किलो कितने का हो जाएगा? 200 केजी का, यानी कि 100 गुणे 200 रुपए का। अब इस 200 रुपए में इस 200 का 3/10 भाग कौन दे रहा है? उसका मित्र, ठीक। इस 200 का 3/10 भाग कौन दे रहा? उसका मित्र। मतलब कितना दे रहा उसका मित्र? ये निकाल लेते हैं, 200 इंटू 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 रुपया। मतलब उसका मित्र जो है उसमें 60 रुपया दे रहा है, ठीक। 140 रुपया वो दे रहा है, जयंत दे रहा है, और 60 रुपया उसका मित्र दे रहा है। तो उसके मित्र को 60 रुपए का कितने ग्राम, ठीक, कितने ग्राम जामुन प्राप्त होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो 1 किलो कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए का कितना खरीद रहा है? 1 केजी। ध्यान रखना, ठीक। इसका मतलब 1 केजी का मतलब कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम खरीद रहा है 100 रुपए का, ठीक। तो इसलिए 1 रुपए का कितना खरीदेगा? 2 जीरो हटा दो, कितना बचेगा? 1 रुपए का 10 ग्राम खरीद रहा है, ठीक। तो इसलिए उसके मित्र को कितना? 60 रुपए दे रहा है। तो उसके मित्र को 60 रुपए का कितना मिलेगा? 10 गुणे 60 इज इक्वल टू 600 ग्राम, ठीक। तो कितना होगा? उसके मित्र को 60 रुपए का 600 ग्राम जो है मिलेगा। ऐसे भी आप जो है निकाल सकते हैं। यहां से 60 आएगा तो इसका मतलब देखो 10 भाग है, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट जिन्हें परसेंटेज आता होगा वो आराम से निकाल लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन। विजय प्रातः 6 AM पर सो करके उठा। वह सुबह 6 बजे उठता है। जब वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पे, घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 12 पे तथा घंटे वाली सुई किस में थी? 9 पे थी। ये 9 पे थी और ये क्या थी? 12 पे, ठीक। मतलब वो 9 बजे स्कूल जा रहा था। उसने घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने तक कितना समय व्यतीत किया? 9, 6 और 3 कितना? 9 घंटा। नहीं सॉरी 6 और कितना? 3 घंटा, सॉरी 3 घंटा होगा इसका। कितना होगा? 3 घंटा जो उसने व्यतीत किया, ठीक। कितना व्यतीत किया? 3 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया। इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई और उसमें फलों के नाम लिख दिए। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह, अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह अंकित करना था। ठीक, उन्हें आमों के लिए 7 स्टार, आमों के लिए 7 स्टार 7 स्टार, सेबों के लिए 5 स्टार और संतरों के लिए 6 स्टार प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टार जो है अपनी पसंद के लिए एक स्टार उसको पसंद करना था। आमों के लिए 7 स्टार, सेबों के लिए 5 स्टार, संतरों के लिए 6 स्टार प्राप्त होते हैं। इस सारणी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो देखो कौन सा निष्कर्ष सही है इसमें। 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। तो देखो टोटल कितने 18, आम कितने पसंद करते हैं 6। तो कहाँ भैया 6 आम कहाँ पसंद करते हैं? आम में तो कितना दिया है 7 स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है गलत है। आम में कितना दिया 7 स्टार। उसके बाद 18 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद नहीं करते। 18 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद नहीं करते। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 विद्यार्थी जो है संतरे पसंद नहीं करते, ये भी गलत है। ठीक, आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। आम क्या है? सही बात है, आम को कितना दिया जा रहा है 7 स्टार, इसलिए क्या है आम सबसे अधिक जो है पसंद किया जाने वाला फल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों के 7 प्रक्षेपणों को मिलान चिन्हों के उपयोग से सही रूप में निरूपण करता है? अब देखो यहाँ पे बारंबारता वाला है, यहाँ पे क्या बारंबारता वाला है। तो देखो जब 5 बारंबारता आता है 1 2 3 4 तक तो लिखते हैं बारंबारता, लेकिन जब 5 आता है तो उसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये 5 हो गया। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है 7 पूछ रहा है, तो 5 6 7 ये होगा 7 प्रक्षेपणों का। ये क्या होगा 7 प्रक्षेपणों का। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 के बाद जो 5वां आता है वो क्रॉस मारता है, फिर 6 7, फिर 5 आएगा फिर क्रॉस मारेगा, फिर 5 आएगा फिर क्रॉस मारेगा, ऐसे ही होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा तीसरा। ठीक, चलिए निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या देखो +2 +3, उसके बाद क्या है +4, फिर +5, यानी 10 5 15। अगला क्वेश्चन, राजू समझता है कि सभी चतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है। उत्क्रमण सत्य नहीं है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है? ठीक, मतलब राजू क्या कह रहा है कि सभी चतुर्भुज को वो क्या करता है समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जो है समझता है। ठीक, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, मतलब समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज समझता है, लेकिन उत्क्रमण यह सत्य मतलब ये ऐसा सत्य नहीं है। ठीक, जैसा वो समझ रहा है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर है? दृश्यकरण, विश्लेषण, अमूर्तन या संबंधों की समझ, औपचारिकता, तो वो इसमें है। संबंधों की समझ पे क्या है वो इस स्तर पे जो है वे है। कौन है? राजू है। ध्यान रखिएगा। देखिए आपके जो है लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें सीटेट में, तो आप लॉजिकल क्वेश्चन को थोड़ा कभी भी करिएगा, समझ बूझ के करिएगा। और ये वैन हेले का जो है इसका क्वेश्चन जो है हर जगह आता है कि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, या आप कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस सेट करेंगे या कहीं भी कोई भी पेपर देंगे सीटेट का, ये वैन हेले वाला जो है क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जरूर से पढ़ लीजिएगा। वैन हेले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और मेहनत करते रहिए। आशा है आपको आपके सीटेट पे ज़्यादा से अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और प्लीज़ हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आप जो है यहाँ से जो है काफ़ी कुछ सीख सकें। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? पहला, आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को
लेकर डर व असफलता का भाव उत्पन्न करते हैं, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, ये क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। आकलन, पहला भी देख लो, आकलन की परिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, ये भी क्या है? गलत है, यांत्रिक भावना ला रहा है यहाँ पे। ठीक, गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है, ये हमें क्या लग रहा है? सही लग रहा है। ठीक, गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं, गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ये। अगला क्वेश्चन, गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत सही बोल रहा है। त्रुटियां जो होती हैं बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के सूचक है और इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तब तक जो है अध्यापक समझ नहीं पाएगा कि इसकी कहाँ पे गलती कर रहा है। ठीक है, और वो सीख भी नहीं पाएगा। त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी की सूचक है, ये गलत है। ठीक, त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएगी, क्योंकि उन्हें ये तो बोझ बन जाएगी, ये भी क्या है? गलत है। इसका आंसर केवल ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। तो देखो, अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और ये तो सीधे सीधे बता रहा है, ये क्या? गलत है। ठीक, शिक्षण शास्त्र गतिविधियों, अनुभवों तथा कला या खेल या प्रौद्योगिकी के समाकलन पर आधारित होता है, ये भी क्या है? गलत है। क्या कह रहा है? इस पे आधारित होता है, समाकलन पे आधारित होता है। ठीक है, बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता, ये जो है इसका आंसर होगा। यही योग्यता आधारित गणित के शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, यही है, ध्यान रखिएगा। ये सब है, ये आंसर हम बता रहे थे कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये सब है, लेकिन ये जो है योग्यता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ठीक है, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? 10 ग्राम 10 ग्राम की बात कर रहा है भैया, ये सही है। डाइंस ब्लॉक, ठीक, डाइंस ब्लॉक, डाइन वगैरह है ना, ये भी सही है। टेसिलेशन या टाइलिंग किट, ये भी क्या है? सही है। लेकिन कोण मापी, ठीक, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? कोण मापी उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, प्राथमिक स्तर पे चल रहा है ना ये, प्राथमिक स्तर पे कोण कहाँ मापना बताया जाता है, समझ रहे हैं? प्राथमिक स्तर पे कहाँ से कोण मापना बता दिया जाता है? वो तो पहले शुरू में बताया, बच्चों को पढ़ाया जाता है ये चीजें। कोण मापना तो आप जब 6 के बाद आएंगे तभी तो आपको बताया जाएगा, चांदा उंदा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है, ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता है? देखना, उद्देश्य नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो देखो, वर्गीकरण का कौशल सीखना, ये उद्देश्य है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये उद्देश्य है। आकृतियों के बारे में सिखाना, ये भी उद्देश्य है। गिनती के बारे में सिखाना, ठीक, ये भी क्या उद्देश्य है। अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सुना, ये क्या है? गलत है, यही आंसर होगा इसका। ठीक, समझा? नहीं हो सकता, ये जो है ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंचाना एक
आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है, पहला अर्थ देखिए, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। ये सही लग रहा है। अगला देखते हैं, शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल, ये तो गलत है। संख्याओं को ऐतिहासिक, ये भी है, ये आंसर होगा इसका दूसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक, कौन सा होगा भैया, बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना, ये नहीं होगा। ठीक, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा कि नहीं होगा। उसके बाद शिक्षक या शिक्षिका द्वारा कक्षा में एक चार्ट का उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकारों या आकृतियों के विभिन्न गुणधर्मों का वर्गीकरण के साथ चित्रण हो, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं ऑप्शन, बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना तथा उनके भुजाओं की संख्या, कोणों और शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, जब उसको देंगे आप बताएंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये कितने एंगल का होता है, ये कितने डिग्री का एंगल है, मतलब सब चीज़ उसके बारे में क्या है डिटेल में बच्चों क्या होता है बताना पड़ता है, तब बच्चे उसके बारे में जानेंगे, तब वो उस पर क्या करेंगे, कार्य जो है करेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है, कौन सा गणितीय कथन सही है भैया, चलो, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सभी सम संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, गलत है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी क्या है, गलत है। 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं, सही है। 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जैसे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 3, 5, 7 है और क्या है, 2 है। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये क्या है, 2, 3, 5, 7, ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है। ठीक, गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है, गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है। गणित बहुत मुश्किल है, अतः एक भयावह विषय है। भ्रांति मतलब भय, क्या भय है। ठीक है, भ्रांति मतलब भय की बात कर रहा है। तो भय पहचानते थे ना, जब लोग छोटे थे तो कहते थे भैया इंटर में साइंस साइड ना लो, बहुत टफ होता है साइंस साइड, है ना। हमारे पास पड़ोस के लोग जो साइंस साइड से पढ़ते थे जब हम लोग छोटे थे तो कहते भैया साइंस साइड बहुत टफ होता है, पहले से भयभीत जो है कर देते थे बच्चों, कह रहे यार बहुत टफ है, हम लेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो ये वही वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 तथा 3:15 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है, उसका क्या उद्देश्य है। 2:45 और 3:15 की बात कर रही है। ठीक है, 2:45 तथा 2:15 की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना, ये नहीं है। अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण, ये भी नहीं है। 2:45 तथा 2:15 शब्दों में अंतर बताना, ये गलत। अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना, ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, कौन सा कथन जो है गणित के परीक्षण में सही है। चलो, रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती, ये गलत है। नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो तो दिया जाता है, सही है। योग्यात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी और सी, मतलब तीसरा सही होगा।
ठीक है, बी और सी मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए, चलिए। कथन ए बराबर कथन ए अर्थात कथन बी को सिद्ध करने के लिए शुदा बी नहीं मानकर उपपत्ति शुरू करती है और ए नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। शुदा ने किस विधि का प्रयोग किया? ठीक, आगमन उपपत्ति नहीं, निर्माण उपपत्ति नहीं, निशेषण उपपत्ति नहीं, या प्रतिवर्तित या प्रतिस्थापित परिवर्तित, ये होगा इसका उपयोग उसने किया। देखो बदला है उसने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से दो संख्याओं को जोड़ा। कितना जोड़ा? दो संख्याओं को जोड़ा, ठीक, इतने बराबर इतना प्लस इतना बराबर 70। ठीक, देखो यहां से भी देखो 70 आ रहा है, यहां से भी 70 आ रहा है। निम्नलिखित में से उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? चलो, यह योग की गलत युक्ति है, गलत है, सही कर रहा है। योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए, ये गलत है। बच्चे ने योग की अवधारणा को सही नहीं समझा, ये भी क्या है, गलत है। यह योग की वैकल्पिक युक्ति है, सही बात है। दो बार देखो, दो मेथड लगाना, ऐसे भी जोड़ सकता है और ऐसे भी जोड़ सकता है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या है, 70 आया। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन, चलिए। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक्स्थान संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है? कौन सी गतिविधि जो है कर सकता है? पहला गतिविधि देखो भैया, बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार, सॉर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने के कई अवसर दें। विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता, सर्वांग समता जैसी अवधारणा को परिभाषित करने में बच्चों को मदद करना। ठीक, विभिन्न, देखो यहां पे देखो, पहले देखते हैं, यहां पे देखो पहले क्या करते हैं। यहां पे तो ये हमारा सही बता रहा है, ये हमारा क्या बता रहा है, सही बता रहा है। ठीक, उसके बाद जो है अगला देखो, विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी क्या है, सही है। बच्चों को अपने चारों ओर विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। इसका मतलब ACD जो इसका आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, ACD। तो आज के लिए इतना ही हम लोग। ठीक, आशा है आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास भी अच्छी चली है, बहुत ही शांत वातावरण में हमारी क्लास हुई है, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ाया है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर क्लास।